मैं आपका दोस्त दिव्यांश यादव आज अपने YouTube चैनल एग्री जोन पे आपके लिए लेके आया हूँ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। कौन सा टॉपिक है फ्रेंड्स अपना? मृदा अपरदन। और कल मैंने राजस्थान का जलवायु खंड पढ़ाया था आपको, तो वो आपको समझ में आ ही गया होगा। उसकी लिंक मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। 2 पार्ट हैं उसके जलवायु खंड के। तो आज बात करेंगे फ्रेंड्स मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन क्या है, ये सब हम आज बात करेंगे। इसमें कौन कौन से इरोजन होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब के बारे में हम आज बात करते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स मृदा अपरदन। अब बात करते हैं मृदा अपरदन की। तो सबसे पहले बात आती है मृदा। तो मृदा क्या है, क्या है इसकी परिभाषा, क्या है फ्रेंड्स? पृथ्वी की वह ऊपरी सतह, मैं बोल देता हूँ आप चाहे लिख लें। पृथ्वी की वह ऊपरी सतह जिस पे कार्बनिक पदार्थ और चट्टानों के पिघलने से पृथ्वी की वह ऊपरी सतह जिस पे चट्टानों के पिघलने से और कार्बनिक पदार्थों के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है उसे मिट्टी या मृदा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसमें अपरदन क्यों हो रहा है, अपरदन से क्या है अपरदन, सॉइल इरोजन, सॉइल मृदा क्षरण क्या है, अपन बोलते हैं क्या है ये। तो मिट्टी का एक जगह से अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात हो गई अपनी कि क्षरण क्या है, कि अपनी मूल स्थान से दूसरे स्थान पर उठ के चली जाना सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन कहलाता है। ये 2 तरीके से होता है फ्रेंड्स। एक तो नेचुरली, जिसको ज्योग्राफिकल बोलते हैं, और फिर एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम, जो मानवीय क्रियाओं द्वारा होता है, मैनमेड होता है। ये तो फ्रेंड्स अब आता है नेचुरल तो आप जानते हो, पानी, हवा, गुरुत्वाकर्षण, ग्लेशियर, जो पहाड़ वगैरह होते हैं वहाँ से अपने आप कट के, ये सारी होती है प्राकृतिक। ये मृदा में जो अपनी जलवायु है, अपनी जो एटमॉस्फेयर है, उसमें ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया में ये नॉर्मल इरोजन होता है। इसमें जितनी क्षरण होता है, जिस स्पीड से क्षरण होता है, धीरे धीरे क्षरण होता है इसमें, तो उसी धीरे धीरे क्षरण होने के साथ साथ इसमें मृदा निर्माण भी साथ साथ होता है। इसमें मान लो कि 10 किलो मिट्टी चली गई, तो 8 किलो या फिर 5-7 किलो मिट्टी इसमें धीरे धीरे बनती भी चली जाती है, जिससे इतना नुकसान नहीं होता है। इसे नॉर्मल इरोजन कहते हैं। नुकसान होता है पर इतना नहीं होता जितना कि आर्टिफिशियल से मैनमेड होता है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल या कृत्रिम इरोजन की, कृत्रिम क्षरण की बात करते हैं। तो कृत्रिम क्षरण जो होता है फ्रेंड्स, वो मानव की क्रियाओं द्वारा होता है, मैनमेड होता है। इसमें वनों की जो कटाई है उनसे, अब पेड़ कट जाएंगे, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को संरक्षित करती हैं, उनको घेरे रखती हैं, मिट्टी की जो एक लेयर होती है उसको पकड़ के रखती हैं, जिससे मिट्टी का अपरदन रुक जाता है। कृषि क्रियाएं, अब आप उन खेती कर रहे हैं, खेती में कुछ गलत कृषि क्रियाओं के द्वारा, समझ रहे हो फ्रेंड्स, ऐसे अपना खेती में खेत जोत दिया, खुला डाल रखा है, वैसे उन सब क्रियाओं, गलत एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है आपकी, उनकी वजह से, सड़क भवन निर्माण की वजह से आप अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हो, घर बना रहे हो, उसमें भी तो आपका फ्रेंड्स जो सॉइल है वो इरोजन होता है, मृदा क्षरण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मृदा क्षरण होता है। अब बात करते हैं कि ये किस किस कारणों से होता है। तो ये तो बात हो गई कि नेचुरली होता है, आर्टिफिशियल होता है। अब आर्टिफिशियल और नेचुरली ये कैसा होता है? जल द्वारा, होता है फ्रेंड्स। अब जल द्वारा अपने इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मृदा क्षरण कहीं होता है तो वो होता है पश्चिमी बंगाल में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स? पश्चिमी बंगाल में होता है। इस चीज़ को याद रखना कि अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा जल क्षरण कहीं होता है तो पश्चिमी बंगाल में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, पहाड़ी पर्वतों में, इन सब में ये आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब बात करते हैं जल क्षरण। जल क्षरण इसमें क्या क्या कैसे हो रहा है उन सब की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें इनको 5 भागों में बांटा गया है। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि कौन सी। बोपारियन। कौन सी फ्रेंड्स? बोपारियन। बोपारियन क्या है? ब से बौछार, बौछार क्षरण। प से परक्षरण। री से रील क्षरण। आ से अविनालिका क्षरण। न से नहर या नदियों द्वारा क्षरण। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है इसकी ट्रिक? बोपारियन। क्या है? बोपारियन। इसकी जो ट्रिक है, ये 4 मुख्य रूप से ये 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में मृदा क्षरण को कितने भागों में बांटा गया है? मृदा क्षरण को जल क्षरण को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जल क्षरण को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से हैं? बोपारियन। आप कुछ मत याद कीजिए, बोपारियन याद कर लीजिए, व्यापार कर लीजिए, व्यापार से आपको याद आ जाएगा व्यापारियन। व्यापारियन में पहले नंबर क्या आता है? बौछार, फिर परत, फिर रेल, फिर आता है अविनालिका, फिर आता है 5। ये सीक्वेंस है फ्रेंड्स मृदा क्षरण का। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि मृदा क्षरण का सही सीक्वेंस क्या है, तो वो यही है फ्रेंड्स। पहले बौछार क्षरण, क्योंकि बारिश का जो पानी है, बारिश आ रही है ये, और ये सॉइल है। ये सॉइल तो जब बारिश आएगी तो इसके जो कण हैं वो उछलेंगे, पहले एक दूसरी जगह जाएंगे, अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरी स्थान पर जाएंगे। तो पहले आ गया बौछारी क्षरण। फिर बात करते हैं अपन परत क्षरण की। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बारे में मैं बता रहा हूँ अब। ये तो अपनी होगी बौछार क्षरण की बात। अगर कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लेना सीक्वेंस में, आप यहाँ आप बोल सकते हो, मैं लिख देता हूँ एक बार। बौछार, फिर परत, फिर रेल, फिर अविनालिका, फिर नहर। ये किसी भी क्वेश्चन में आपसे 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें इनको चेंज कर देगा। अविनालिका को पहले ले आएगा, बौछारी को बाद में, रेल को पहले, एक्सेट्रा। वो कैसे भी ला सकता है क्वेश्चन। तो ये आपको ये सीक्वेंस याद रखने के लिए ये एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, बोपारियन। ये खुद बनाइए फ्रेंड्स, बोपारियन। बोपारियन में आप सीधे कुछ नहीं है, ब से बौछार क्षरण, प से परत क्षरण, री से रेल क्षरण, अ से अविनालिका क्षरण, और ना से नहर क्षरण। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सीधा सीक्वेंस है। आप ऐसे ही याद करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब बात करें बौछार क्षरण की, तो मैंने बताया जैसे बौछार, जब बारिश का पानी जब आता है सीधे, तो वो मिट्टी के कणों को इधर से उधर छिटक देता है ना। अब जैसे अपन पानी में पत्थर मारते हैं तो पानी उठता है, उसकी जो बूंदें हैं वो इधर उधर जाती हैं। ये तो आपने किया ही होगा, पानी में पत्थर तो मारा ही होगा। तो उसी तरह से जब पानी की जो बूंदें हैं इतने प्रेशर से आती हैं, वायुमंडल में से आती हैं, जो क्लाउड से जब बारिश होती है तब ये आती हैं। बारिश जब होती है तब मृदा कण एक जगह से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं।
इसे वाटर इरोजन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परत क्षरण की। अब परत क्षरण क्या है? ये परत क्षरण जो होती है फ्रेंड्स, ये मानव के द्वारा बहुत ही गलत क्रियाओं द्वारा होती है, गलत सिंचाई द्वारा होती है। बारिश का, अब मान लो ये तो अपनी छोटी मोटी बारिश आई तो पानी का जो कण है वो चले गए, पर ज़्यादा बारिश आ रही है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो पानी भर जाता है खेतों में, खाली जगह में। ये तो आपने देखा ही होगा कि खेतों में पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है तो उसके ऊपर बहुत ही बारीक जो है ये सॉइल थी ना, इस पे जो बारीक बारीक परत होती है, जो सरफेस होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, बह जाती है, मिट्टी के साथ बह जाती है ना, कि मिट्टी पानी अपने साथ मिट्टी लेके चलता है, तो उसी तरह से ये बह जाती है। और ये इसको अदृश्य क्षरण भी बोलते हैं। परत क्षरण को क्या बोलते हैं? अदृश्य क्षरण। अदृश्य, इसे अदृश्य क्षरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ही धीमी गति से होती है और किसान इसको देख नहीं सकता है, इसलिए इसे अदृश्य क्षरण भी कहते हैं। अब बात करते हैं किसकी? रील क्षरण की। ठीक है, रील क्षरण क्या है? रील क्षरण फ्रेंड्स, जो पानी खेतों में भर दिया जाता है तो उसमें जब पानी जो बहता है ना, ऐसे अब मान लो ये कोई अपना खेत है, ये कोई खेत है, इसमें मैंने ये अपनी फसल हो रही है। अब फसल को आप पानी तो दोगे पानी फ्रेंड्स, तो इस जगह से मान लो, इस जगह से ये मान की जा रही है ना, जो पानी बह रहा है उस जगह छोटी छोटी उंगली के बराबर से। अब आपने इतना तो देखा ही होगा कि जब भी पानी बहता है तो वो उस जगह गड्ढा कर देगा या अपना निशान बना देता है। पानी कभी नहीं रुकता है, वो अपना जो रास्ता है वो खुद बना लेता है। जब रास्ता बनाएगा तो मिट्टी का कटाव करेगा, अपरदन करेगा, उसको काटता हुआ, चीरता हुआ सीधा अपनी रास्ता निकल जाएगा। इसी तरह से रील क्षरण में भी जब पानी बहता है तो उसमें क्या होता है, हल्की हल्की उंगली नुमा, ज़्यादा नहीं, उंगली नुमा नालियाँ बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? नालियाँ बन जाती हैं, और उन नालियों को ही रील क्षरण कहते हैं। अब बात करते हैं 4 नंबर, अविनालिका। अविनालिका क्या है फ्रेंड्स? ये जो है वो रील क्षरण का ही विकसित रूप कह लो या फिर भयानक रूप कह सकते हैं। इसमें तो उंगली नुमा होती हैं, पर इसमें बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या थी? इसमें छोटी छोटी उंगली नुमा, कैसी नुमा? उंगली नुमा। ठीक है, रील क्षरण में उंगली नुमा ये जो नालियां बन जाती हैं, एक क्यारी के बराबर नालियां बन जाती हैं फ्रेंड्स। जब ये अधिक मात्रा में होती हैं तो मृदा का जो क्षरण है वो अधिक मात्रा में होता है और भयानक होता है। इसकी जो किसान सबसे हानिकारक जो स्टेज है वो अविनालिका क्षरण है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स न, यानी कि नहर क्षरण। अपना ब हो गया, पा हो गया, री हो गया, अ हो गया, न, व्यापारी इनका ना रह गया है। कौन सा पार्ट रह गया है? 5वें नंबर का रह गया है ये। सॉरी फ्रेंड्स, मुख्य रूप से ये 4 ही हैं, पर ये अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में आ जाते हैं। जो अपनी खेती की है, एग्रीकल्चर है, अपनी एग्रीकल्चर में तो इसमें तो ये 4 पूछे जाते हैं, ये नहीं पूछा जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में खेत से रिलेटेड होता है, तो खेत में ये खाली ये 4 आते हैं। पर फ्रेंड्स ये ना जो है नहर, नदियां हैं, उनसे भी सॉइल इरोजन होता है। इसे हम झूठा नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं होता है। जैसे आप क्वेश्चन में भी लिखते हो या आपसे क्वेश्चन में भी वो पूछ सकता है, क्योंकि वो फिक्स ये नहीं है कि नहीं आपसे इन 4 में से पूछेगा, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो एग्जामिनर है, वो क्वेश्चन बनाने वाला है, तो वो कहीं से भी पूछ सकता है। तो उसमें आपने नदियाँ देखी होंगी, नालियाँ देखी होंगी, काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्रों में इतने में बहती हुई आती हैं। तो इस क्षेत्र की जो ये साइड है ना, यहाँ से ये मिट्टी को अपनी ओर खींचती चली जाती हैं,
खींचती चली जाती हैं। ऐसे जैसे जब जाती हैं तो जो मिट्टी का जो कटाव है वो अधिक मात्रा में होता है, और मिट्टी के अधिक मात्रा में कटाव होने को ही क्या कहते हैं, वाटर इरोजन, सॉइल वो जल क्षरण कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करें, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फ्रेंड्स आपने। कोई भी प्रॉब्लम आए आपको, आप मुझे सीधे कमेंट करके आप बिल्कुल बिना हिचक के बता सकते हैं। मैं बिल्कुल ही लो लेवल से लेके आ रहा हूँ आपके लिए, शॉर्ट तरीके से लेके आ रहा हूँ कि आपको जितना हो सके उतना खाली समझ में आए। थ्योरी इतनी ना रहे, जितना ही मैं पढ़ाऊँ ना वो आपके सीधे दिमाग में बैठ जाए, आपको नोट्स की जरूरत ना। एक बार आपने वीडियो, एक बार तो नहीं होगा फ्रेंड्स, पर आप 2-3 बार वीडियो जब देखोगे, तो आपको अपने आप ही याद होने लग जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। आप नोट्स बनाने में लग जाते हो, नोट्स कम बनाओ, बनाने चाहिए नोट्स, और बनाओ भी, इनके भी नोट्स बनाओ। आपको याद नहीं हो रहा तो नोट्स बनाओ, लिख लिख के याद करो, लिखने से सबसे ज़्यादा याद होता है। पर अगर आप इसको रफली या वैसे देखोगे तो आप समझ सकते हो कि हाँ, परत का मतलब कि सर ने बताया था कि अदृश्य क्षण, झील का मतलब बताया था छोटी नालियाँ उंगली नुमा। इससे आपको एक माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हमेशा पढ़ने के टाइम पे किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हो तो उसकी माइंड में पिक्चर बना लिया करो। पिक्चर कैसे बना लो कि हाँ, वो बताया था तो वो ऐसे बह रहा था, परत क्षरण हो रही है। आप सोच लो परत क्षरण कैसे होगी, कि खेत में पानी भर गया है, ऊपर से लेयर जा रही है। ये आप अपने माइंड के अंदर अगर आप पिक्चर बना लोगे तो आपको याद करने में बहुत ही इजी होगी। आप जैसे ही सोचोगे ना कि ऋण क्षरण आपके सामने आ जाए, कोई क्वेश्चन आ गया कि ऋण क्षरण क्या है, ये कैसा होता है, छोटी छोटी नालियाँ नुमा होता है, तो आपके दिमाग में सीधे वो पिक्चर याद आएगी। ये याद नहीं आएगा कि वो उंगली नुमा होता है, कि ये छोटी छोटी नालियों में बन जाता है, ये कुछ याद नहीं आएगा। पर आपके दिमाग में जो पिक्चर बनी ना कि खेत में पानी भर गया, ऊपर की सतह क्षरण हो गई, वो पिक्चर आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगी। और वो पिक्चर याद आ जाएगी तो ऋण क्षरण याद आ जाएगा, परत क्षरण याद आ जाएगा, बौछार क्षरण याद आ जाएगा, अब नालिका क्षरण याद आ जाएगी। इसी तरह से सारी, ये नहीं कि इसी टॉपिक के लिए, मैं सारे टॉपिकों की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आप पिक्चर बना के चलोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। नोट्स बनाए तो आप नोट्स बना भी सकते हो, स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लीजिए। अब बात करते हैं अपनी कौन सी, जल क्षरण हो गया। अब बात करते हैं वायु क्षरण की। बात करते हैं किसकी करते हैं, वायु क्षरण की बात करते हैं। वायु क्षरण, विंड इरोजन। क्या है, विंड इरोजन। अब विंड इरोजन क्या है, ये तो अपन ने कह दिया कि हाँ ये हो गया कि जल क्षरण पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। ये 4 तरीके का होता है, इसमें खेत में पानी भर कर जाए, ये सारा जल क्षरण। अब बात करते हैं वायु क्षरण की। वायु क्षरण यानी विंड इरोजन। विंड इरोजन आपको बता दूं, ये राजस्थान, इंडिया में राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में, क्योंकि जो राजस्थान है अपना वो रेगिस्तान बोलते हैं। इसमें जैसलमेर, बीकानेर, इसमें सबसे ज़्यादा जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये 4-5 जिले ऐसे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो वायु क्षरण या विंड इरोजन होता है। राजस्थान में ही नहीं, इंडिया का भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। और इंडिया में इतने राज्य हैं, उन राज्यों में से किसी में नहीं उतना होता जितना कि राजस्थान में होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या होता है, विंड इरोजन होता है। आपके अब क्वेश्चन आ जाए कि विंड इरोजन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, आप आँख मीच के लगा देना अपना राजस्थान, अपना मारो राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है।
अब इसकी बात करते हैं, इसकी क्या, इसके भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं उनकी बात करेंगे। तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, 19। क्या है फ्रेंड्स? 19। अब आप पूछोगे कि ये 19 क्या है ना फ्रेंड्स? 19 क्या है? ये आपके वायु क्षरण के जो पॉइंट है ना, जो पार्ट है, ये उनकी ट्रिक है। ऊ से क्या हो जाएगा? उच्छलन। ठीक है फ्रेंड्स। न से निलंबन, स से सतह विस्परण, सतह विस्परण। ये हो गए अपने ट्रिक। इसके 3 पार्ट हैं, वायु क्षरण, के 3 भाग या पार्ट। कौन कौन से हैं? उच्छलन, निलंबन और सतह विस्फोरण। गर्मी बहुत है फ्रेंड्स। सब आप घर बैठे बैठे एसी, कूलर, पंखे में क्लास को ले सकते हैं। आपको ये बहुत अच्छा बेनिफिट है आज प्रेजेंट के टाइम में कि आप जितनी भी पढ़ाई है वो सारी ऑनलाइन देख सकते हो। कोई भी टॉपिक है, आप सीधे यूट्यूब पे टॉपिक का नाम डालो, वो टॉपिक की आपकी वीडियो आ जाएंगी। उन वीडियो में आप बहुत कुछ सीख सकते हो फ्रेंड्स। कोई भी टॉपिक आपका रहेगा नहीं। अगर आपको पढ़ने की उम्मीद है, उम्मीद दिलाओ, अपने अंदर जुनून लेके आओ कि हाँ मुझे करना है तो करना है। हम बात करते हैं, ये हो गया कितने भाग हैं वायु के, वायु क्षण के 3 भाग हैं। कौन कौन से? उच्छलन, निलंबन, सतह सरूपण। इसकी मैंने ट्रिक बताई दी है आपको। ट्रिक क्या है इसकी? 19 जो इसकी है वो ट्रिक है। ऊ से उच्छलन हो जाएगा, नी से निलंबन हो जाएगा, सतह से विस्फोरण हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका इतने का। फिर मैं इसको रब करूँगा थोड़ा। कर लिया फ्रेंड्स। मैं इनको ऊपर लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं उच्छलन। ठीक है बात फ्रेंड्स। अब क्या बात करते हैं? उच्छलन की। इसमें जो हवा का जो प्रेशर होता है ना फ्रेंड्स, उस वजह से इसका जो 0.1% से 0.5 mm, कितना? 0.1 से 0.5 mm कणों का व्यास, कणों का व्यास हवा के साथ एक जगह से, हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह बह जाते हैं, उड़ जाते हैं। ये इसमें सबसे अधिक हानि होती है, सबसे अधिक क्या होती है? हानि होती है। कितनी % होती है? मिनिमम अपन बोल सकते हैं कि 60 से 65%। कितना फ्रेंड? 60 से 65 या 70 से 65 से 70 बोल सकते हो। इसका कोई फिक्स नहीं रहता है क्योंकि हवा के ऊपर डिपेंड रहता है।
पर हाँ इतना फिक्स है कि ये 60 से 65 या 70 के बीच में रहता है। मान लो आप एक मैन दे सकते हैं कि 65 से 70 के बीच में क्या रहता है, इसका उछलन का जो कर्णों का व्यास है वो रहता है। इस इतने परसेंट जो कर्णों का व्यास है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र या स्थानांतरण हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं निलंबन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? निलंबन की बात करते हैं। निलंबन में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें सबसे कम इरोजन होता है जो वायु द्वारा होता है, इसमें सबसे कम होता है। इसमें सबसे कम कैसे होता है? क्योंकि इसमें 0.1 से कम, जो 0.1 से कम वाले जो व्यास कर्णों के व्यास हैं, जो कर्णों का व्यास है वो 0.1 से कम होता है और इसमें 5 से 10% ही मृदाई कण एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करते हैं। अब क्या रह गया? 19 स से सतह संरूपण, सतह विस्फरण। ठीक है फ्रेंड्स, अब सतह विस्फरण की बात करते हैं तो इसमें फ्रेंड्स जो कर्णों का जो व्यास है वो 0.5 से अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। निलंबन में 0.1 से होता है और उछलन जो है वो 0.1 से 0.5 तक के कर्णों में होता है। आप शॉर्ट ये याद कर लीजिए कि उछलन 0.1 से 0.5, उसके बाद पहले क्या आया था? 0.1 आया ना, निलंबन। दूसरा पार्ट क्या है? निलंबन। इसमें 0.1 से कम हो गया। फिर आगे सतह संरूपण। सतह संरूपण में क्या है? 0.5, 0.5 अधिक हो गया। अब कम था पहले, अब अधिक हो गया। इसको याद कर लो आप फ्रेंड्स, उच्छलन को। उच्छलन को याद करने का तरीका क्या है कि इसको आपको याद करना पड़ेगा कि 0.1 से 0.5 के कर्णों का जो कर्णों का व्यास है वो रहता है, जिससे अधिक सबसे जो वायु क्षरण सबसे अधिक होता है उच्छलन में। और निलंबन की बात करें तो निलंबन में पहले ही क्या आया? 0.1 आया तो 0.1 से कम हो गया। फिर क्या आया? 0.5 आ गया तो सतह विस्फरण में 0.5 से अधिक हो गया कर्णों का व्यास। इसमें 20 से 25% मृदा का अपरदन होता है। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा कि कितना किससे अपरदन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि मैंने भी बताया मृदा क्षरण, रेन ड्रॉप, बौछार, सरफेस परत क्षरण, फिर रेल क्षरण, फिर गली इरोजन जो अभिनाल का क्षरण है वो, फिर स्ट्रीम इरोजन जिसे नहर या नदियाँ क्षरण बोलते हैं, उसके वो सब मैंने बताया। अब बात की वायु क्षरण की। वायु क्षरण को 3 भागों में बांटा गया है: उच्छलन, निलंबन, सतह विस्फरण। राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फ्रेंड्स। अब इसे मैं साफ कर देता हूँ। आपने बात कर ली कि हाँ इससे इरोजन तो होता है। किस किस से इरोजन होता है? मृदा क्षरण जो मृदा अपरदन है वो किस किस से होता है, ये तो अपन ने बात कर ली। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि मृदा जो अपरदन है उसको कैसे रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स मृदा अपरदन को रोकने के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अपन ने बात की थी कि मृदा अपरदन क्या है, किससे होता है, ये तो अपन ने बात कर ली। अब बात कर रहे हैं कि मृदा को रोकने, अब अपरदन हुआ तो उसे रोकना भी पड़ेगा। तो रोकने के लिए उसको 2 क्रियाएं होती हैं। एक तो सस्य उपाय होता है, एक यांत्रिक उपाय है। ये सर लिखा हुआ है पहले से ही, आपके आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सस्य क्रिया में क्या होता है? सस्य क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिनमें कहते हैं नेचुरली तरीके से किया जाता है, जैसे कि मृदा क्षरण अवरोधी फसल उगाना। मृदा क्षरण अवरोधी फसल कौन कौन सी होती हैं?
जो मृदा का जो क्षरण है उसको रोकने के लिए, जो बाधित करने के लिए फसल उपयोग में ली जाती हैं उनको मृदा क्षरण अवरोधी फसल बोलते हैं। जैसे दलहनी फसल आ जाती हैं, सारी दलहनी फसल जितनी भी हैं फ्रेंड्स, उनकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ें क्या है, मृदा के कणों को अच्छी तरीके से पकड़ लेती हैं, बांध लेती हैं, जिससे मृदा कठोर हो जाती है और मृदा का क्षरण नहीं हो पाता है। फिर बात करते हैं ले फार्मिंग की। ले फार्मिंग क्या होता है फ्रेंड्स, फसल के साथ साथ घासों को उगाना भी ले फार्मिंग कहलाता है। ले फार्मिंग में घास कौन कौन सी आ जाएंगी, सेवण घास है, जो अपनी सेवण घास है उसको राजस्थान का राजा घास भी बोलते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, राजस्थान का राजा घास किसे बोलते हैं, सेवण को बोलते हैं। अंजन घास, ये कुछ घासें हैं जो हम अपनी फसल के साथ साथ उगा सकते हैं। फिर आती है मल्च या पलवार। मल्च या पलवार क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम फसल को जिसमें फसल या फसल अवशेष जो हैं उनको और फसल में घासों को सॉरी फ्रेंड्स मैं दोबारा बोलता हूँ कि मल्च और पलवार क्या है। मल्च घासों को और फसल के अवशेषों को एक पॉलीथीन की लेयर से ढक देना, उसको क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया अपना मल्चिंग। फिर बात आती है फसल चक्र की। हमें हमेशा सटीक और इफेक्टिवल फसल चक्र अपनाना चाहिए। जैसे अधिक अपन ने कोई फसल बोई, वो अधिक गुणवत्ता अधिक जड़ों वाली है, उसके बाद कम जड़ों वाली, अधिक न्यूट्रिएंट्स वाली है, उसके बाद थोड़ी कम न्यूट्रिएंट्स वाली, जिससे हमारा एक फसल चक्र होता है। जिससे खेती में फसल चक्र हमेशा अपनाना चाहिए, जिससे हमारी जो खेती है उसकी उर्वरता शक्ति भी लंबे टाइम तक बनी रहती है। मृदा अपरदन में भी काफ़ी मदद मिलती है और जो किसान है उसको भी काफ़ी आय में भी सहायता मिलती है। तो इस तरह फसल चक्र तो फ्रेंड्स अपनाना ही अपनाना चाहिए। एग्रीकल्चर फील्ड है तो फसल चक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं वृक्षारोपण की। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। खेत है, कोई अपना ये खेत है, इस खेत के चारों तरफ पेड़ों को लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। इससे और फ्रेंड्स हमेशा ये याद रखना है, जो पेड़ लगाए जाते हैं वो उत्तर पश्चिमी दिशा में लगाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हवाएं चलती हैं वो उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती हैं, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यांत्रिक उपाय की। यांत्रिक उपाय में जो ढलान होती है वो 2% से अधिक होती है। जैसे ग्रेडर बर्डिंग है, इसमें 2 से 10% होती है। जिंक खेती है, उसमें 3 से 10% होती है। कंटूर, जो सीढ़ी कंटूर खेती होती है, जो पहाड़ों पे होती है ना, ऊपर कर दिया फिर नीचे कंटूर बर्डिंग, इसमें 6% जो मृदा ढलान है वो होती है। फिर सीढ़ी नुमा खेती है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, केरल तमिलनाडु पे जो क्या बोलते हैं उसको, चाय कॉफ़ी के जो बागान हैं वो हमेशा सीढ़ी नुमा खेती पे होते हैं। इसमें इरोजन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊपर से ढलान जैसे जब मृदा या पानी जब किया जाता है तो नीचे क्षरण उसमें ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अब मान लो कि सीढ़ी नुमा खेती है ऐसे, तो यहाँ जब ये फसल हो रही है, यहाँ से थोड़ा आया, यहाँ बह गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से ये सरफेस पे आ जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मृदा ढलान है या मृदा क्षरण होता है वो सीढ़ी नुमा खेती में होता है, 16 से 33% तक। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज पूरी क्लास समझ में आई गई होगी। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। कुछ भी टॉपिक रह जाए आप मुझे बिल्कुल फ्री होके एकदम कमेंट्स कर सकते हैं। और ये सारा मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो खत्म करते हैं। आज का अपना टॉपिक ख़त्म होता है सॉइल इरोजन। कल आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।